नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 21वां टॉपिक वन पर्यावरण एवं उसके लाभ इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है समझना कि वन पर्यावरण और इसके लाभ इसमें हमको पढ़ना क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इट्स बेनिफिट्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मतलब जो वनों का वातावरण होता है वो कैसा होता है और जो वातावरण है वो किस तरह से हेल्प करता है वनों की ग्रोथ में। तो हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है वो देखना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि वनों से हमको क्या लाभ होता है, या ये नहीं पूछ रहा है कि भारत में कितने तरह के वन पाए जाते हैं। जो सिलेबस है आपका उसके टॉपिक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको उसी हिसाब से पढ़ना है कि क्या सिलेबस में एक्चुअल में टॉपिक्स में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जो वनों का पर्यावरण है वो किस पर निर्भर करता है। तो लिखा है वनों का पर्यावरण मिट्टी, वर्षा, प्रकाश, तापमान और हवा द्वारा निर्धारित होता है। ये जो 5 तत्व दिए गए हैं मिट्टी, वर्षा, प्रकाश, तापमान और हवा, इनके द्वारा जो फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट होता है वो निर्धारित होता है। अगला पॉइंट है वन कैनोपी के भीतर गैस विनिमय जंगल के भीतर के कारकों तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वन कैनोपी, कैनोपी शब्द आप लोगों ने पहले हो सकता है पढ़ा हो, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो मैं बताता हूँ कि जो जंगल होते हैं ना वहाँ पे पेड़ों का जो विस्तार है बहुत मतलब पेड़ बहुत घने होते हैं। तो कई जगह तो ऐसा होता है कि जो हवा का प्रकाश सूर्य का जो प्रकाश है वो ज़मीन तक पहुंच नहीं पाता। तो जो मान लो पेड़ ये लगे हुए हैं एक के बाद एक ऐसे, ये वन हो गए, तो ये ऊपर से आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये ऊपर से कुछ ढके हुए हैं वनों को। इसी को कैनोपी बोलते हैं कि जो पेड़ है ना वो आपस में इस तरह से सटे होते हैं, इनका ऊपर जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा एक आवरण बना दिया जाता है जिससे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई कवर चढ़ा हुआ है। उसी को कैनोपी बोलते हैं। तो लिखा है वन कैनोपी के भीतर गैस विनिमय जंगल के भीतर के कारकों तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो ये जो कैनोपी है पेड़ों की, इसके अंदर जो गैस का विनिमय है, अब गैस विनिमय यहाँ पे गैस विनिमय का मतलब गैसों का जो आदान प्रदान। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसके सर्कुलेशन और जो सूर्य का प्रकाश है उसके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है गैस विनिमय। तो ये जंगल के भीतर के कारकों मतलब कई फैक्टर्स जो जंगल के भीतर हैं और जो पानी की उपलब्धता है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे पानी जो है वो कितना उपलब्ध है। अगली लाइन लिखिए वैश्विक वातावरण में वर्तमान परिवर्तन निसंदेह वनों के भौतिक वातावरण को बदल देंगे। तो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वनों का जो वातावरण है वो प्रभावित हो रहा है। अगला लाइन क्या लिखी है, अगला पॉइंट है वातावरण में परिवर्तन गैस विनिमय को प्रभावित करेगा। अब जो एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में चेंज जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक उसका इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि जो गैसें हैं ना वो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो लिखा है कि वातावरण में परिवर्तन गैस विनिमय को प्रभावित करेगा। वातावरण में परिवर्तन कहीं पे हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट है ना वो जो वन है ना वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है उस पर डिपेंड करेगा और इस प्रकार वनों की वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की क्षमता प्रभावित होगी। तो वन कम भी हो रहे हैं और दूसरा है कि जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें जो गैसेस हैं अलग अलग तरह की, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसों की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। तो जितनी इनकी क्षमता है, क्षमता तो कम होती जा रही है क्योंकि पेड़ कम होते जा रहे हैं। वन जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ना, उनकी क्षमता अब कम हो रही है, इसलिए वही लिखा है यहाँ पे कि वनों की कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की क्षमता प्रभावित होगी। ये तो हो गया एक नॉर्मल। अब हम लोग शुरू करते हैं अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे। सबसे पहले देखते हैं वर्षा, मतलब रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन इसी को बोलते हैं। सभी पौधों की वृद्धि पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जो वन पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य रूप से वर्षा द्वारा प्रदान की जाती है। जो पौधों की ग्रोथ है वो पानी पर ही निर्भर करती है कि पानी की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है, उसी पे डिपेंड करेगी ग्रोथ प्लांट्स एंड ट्रीज की। और जो वनों का पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ पे जो मेनली जो पानी है वो वर्षा के द्वारा प्रदान होता है। लेकिन इसमें लिखा है कि पानी को प्रवाहित करने के लिए भूजल या नदी तट के वन समुदायों तक पहुंच द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। इस लाइन का मतलब ये है कि वनों को जो पानी है ना वो मेनली उपलब्ध होता है और वर्षा जल से, लेकिन वनों में जो लोग रह रहे हैं ना उन तक यदि उन नदियों के द्वारा वहाँ पे पानी कई जगह पहुँचता भी है, या आप वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। मतलब नदियाँ साल भर तो बहती नहीं रहती हैं, पानी उनमें होता नहीं है, तो आप वहाँ पे पानी की उपलब्धता गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है। और दूसरा है भूजल तक इनकी पहुँच यदि बढ़ाई जाए, तो ये जो वन समुदाय है ना, ये भी काफ़ी एरिया में वनों का पानी पहुँचा सकते हैं। अगला पॉइंट है वन कैनोपी कुछ वर्षा को रोकते हैं और इस प्रकार केवल 50 से 80% वर्षा जल ही वनों के तल तक पहुंचता है। जो ऊपर की कैनोपी है ना, उससे नीचे पानी अलग, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जो कैनोपी है ना, वो पानी जो बरसात का है वो हर जगह नहीं पहुंचेगा। पानी को कैनोपी में जहाँ से जगह मिलेगी अंदर जाने की, वहाँ पे वो चला जाएगा, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं हो पाएगा। वो जो बोला तल तक जो है ना, लगभग 50 से 80% पानी ही पहुँच पाता है, जिसमें से कुछ मिट्टी में प्रवेश करने से पहले वाष्पित हो जाता है। तो ऊपर से पानी नीचे पहुँचा, उसमें से कुछ % जो है वो मिट्टी के द्वारा अवशोषित होता है। इसका मतलब है कि पानी जितना ओपन, मान लो ग्राउंड है, तो ओपन ग्राउंड में यदि बारिश हुई तो पानी सभी अवशोषित थोड़ी हो जाता है मिट्टी के द्वारा। बहुत सारा जो पानी है वो इवापोरेट भी हो जाता है। क्या लिखा है अगले पॉइंट में, वर्षा जो मिट्टी तक पहुंचती है लगभग 50 से 80% वनस्पति द्वारा वातावरण में वापस स्थानांतरित हो जाएगी। मतलब बरसात का जो पानी मिट्टी तक पहुंचता है, ये वनों के केस की बात हो रही है, उसमें जो 50 से 80% है वही पानी ये जो वहाँ की प्लांटेशन है उसके द्वारा वातावरण में वापस भेज दिया जाता है। तो ये इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है उसके द्वारा। इस प्रकार वन मिट्टी और वातावरण के बीच बड़े जल पंप के रूप में कार्य करते हैं। पेड़ों की सतहों, मतलब पत्तियों और तनों से भी ना वाटर इवापोरेट होता है ना, तो इस तरह बोल रहा है कि जो पेड़ है वो वातावरण और मिट्टी के बीच जो पानी का है ना वो पंप करने का काम करते हैं। मतलब मिट्टी से पानी को अब्जॉर्ब करती हैं पेड़ों की जड़ें, तो पेड़ों की जड़ों ने अब्जॉर्ब किया और पेड़ों से वो इवापोरेट होकर चला गया एटमॉस्फेयर में। तो जो पेड़ हैं वो एक पंप के रूप में कार्य करते हैं, वातावरण और मिट्टी के बीच जो पानी है ना उसके भेजने का। तो पहला पॉइंट हो गया वर्षा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा फैक्टर है वो है मिट्टी। क्या लिखा है, पेड़ मिट्टी को जकड़े रखते हैं जो पोषक तत्व और पानी प्रदान करते हैं और जो पेड़ के विकास में सहायक होते हैं। ये मिट्टी की बात हो रही, तो पेड़ मिट्टी को जकड़े रहते हैं, पेड़ों की जड़ें, और मिट्टी वो है वो पानी और पोषक तत्व मतलब मिनरल्स प्रदान करती है इसको पेड़ों को ग्रोथ के लिए। जो मिनरल्स और वाटर है पानी के उसके पेड़ों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं।
अगला पॉइंट है पोषक तत्वों और पानी की उपलब्धता मिट्टी की बनावट, पीएच, धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता पर निर्भर करती है। इनका कहने का मतलब है कि मिट्टी में पोषक तत्वों और पानी की उपलब्धता किस पे निर्भर करती है। ये चारों पॉइंट जो लिखे हैं वो आपको याद रखने हैं। मिट्टी की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, उसका पीएच, धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता मतलब वाटर कैरिंग कैपेसिटी, जो न केवल मिट्टी की बनावट से बल्कि कार्बनिक पदार्थ और सांद्रता से भी निर्धारित होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो केवल मिट्टी की बनावट पे नहीं बल्कि उसमें कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और उसकी पोरोसिटी कितनी है मिट्टी की। मिट्टी जो है ना, यदि हार्ड सॉइल होगी ना तो उससे कम पोषक तत्व मिलेंगे। यदि सॉइल जो है ना वो सरल होगी मतलब पोरोसिटी ठीक ठाक होगी तो पेड़ उससे आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं मिनरल्स को। अगला पॉइंट लिखा है ये गुण काफ़ी हद तक एक विशिष्ट साइट के भूविज्ञान का, जो कि बेडरॉक की गुणवत्ता, अपक्षयित बेडरॉक सामग्री, उसमें शामिल कार्बनिक पदार्थ द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो ये क्वालिटी है मिट्टी की जो ऊपर बात की गई है वो एक स्पेसिफिक मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है और वहाँ के जियोलॉजी पे डिपेंड करती है, भूविज्ञान पे डिपेंड करती है। तो इसमें क्या शामिल होता है, बेड रॉक की गुणवत्ता। जो बेड रॉक है ना, बेड रॉक ना मिट्टी की लेयर्स को बेड रॉक बोलते हैं इंग्लिश में। तो बेड रॉक की गुणवत्ता, अपक्षयित बेड रॉक सामग्री। जो बेड रॉक होता है ना इसी का जो है ना डिग्रेडेशन होने से मिट्टी बनती है। तो उसमें कौन कौन सी पदार्थ पाए जाते हैं वही लिखा है और उसमें शामिल कार्बनिक पदार्थ द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला पॉइंट लिखा है मिट्टी के गुणों के आधार पर पेड़ों को कम या ज़्यादा पोषक तत्व या पानी उपलब्ध हो पाता है। सीधी सी बात है, मिट्टी की जैसी क्वालिटी होगी उसी के आधार पर पेड़ों को पोषक तत्व और वाटर अवेलेबल होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पोषक तत्वों का जैवमंडल और पेडोस्फीयर के बीच वृक्षों के उठाव, कचरे के गिरने और अपघटन के माध्यम से चक्रण होता है। तो बोला जो पोषक तत्व होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो जैवमंडल और पेडोस्फीयर मतलब मिट्टी का जो अध्ययन होता है ना उसको पेडोस्फीयर बोलते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या, वो पेडोलॉजी होता है। पेडोस्फीयर का मतलब मिट्टी जो होती है ना वो पेडोस्फीयर में आती है। और लिथोस्फीयर में मिट्टी के नीचे की लेयर भी आ जाती हैं, तो इसको लिथोस्फीयर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मिट्टी और जो जैवमंडल है उसके बीच जो पोषक तत्वों का जो चक्रण होता है ना, ये वृक्षों के उगने और फिर वृक्ष से अलग अलग उसके भाग गिरेंगे, पत्तियां, फिर वो वृक्ष भी गिरेगा कुछ समय के बाद, तो उसके अपघटन से ये जो वृक्ष पोषक तत्व हैं उनका सर्कुलेशन होता रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं। पत्तियों के गिरने से पहले कुछ पोषक तत्वों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन। पेड़ों की पत्तियां, अब पेड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ होते हैं पर्णपाती, कुछ होते हैं सदाबहार। तो पेड़ों की पत्तियां जब गिरेंगी पर्णपाती वनों में जैसे, तो पत्तियां गिरने से पहले कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है पत्तियां, और उनमें आती है नाइट्रोजन। लिखा है हालांकि अधिकांश पोषक तत्वों को रोगाणुओं और कवक के माध्यम से अपघटन द्वारा मिट्टी में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। कई सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो बैक्टीरिया और फंगाई के द्वारा डिग्रेडेशन से मिट्टी में रिन्यू किया जाता है, ये तो पता ही होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेयर के पोषक तत्वों की बात नहीं कर रहे हैं, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनका जो है रिसाइकलिंग वो कैसे होती है उसकी बात कर रहे हैं।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पेड़ प्राथमिक मार्ग हैं जिसके द्वारा पानी, मिट्टी और वातावरण के बीच चलता है। इनका कहना है कि ये तो हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि पेड़ है वो ना प्राइमरी रास्ता है जिसके द्वारा जो पानी है ना वो मिट्टी और वातावरण के बीच वो सर्कुलेट होता है। हालांकि पेड़ भी मिट्टी के भीतर पानी का पुनर्वितरण कर सकते हैं, कि जो पेड़ है ना वो मिट्टी के भीतर पानी का जो पुनर्वितरण है ना वो कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा है, जब पेड़ों की भूजल तक पहुंच होती है और ऊपरी मिट्टी सूख जाती है तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो सकता है। अब पेड़ बड़ा हो जाएंगे जब, तो उनकी जड़ें काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं, तो ऊपर से जो मिट्टी है वो तो सूख जाती है, लेकिन पेड़ों की जड़ें हैं ना उनकी जो पहुंच है वो अंदर के पानी तक होती है। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि पेड़ों की जड़ों के द्वारा जो ज़मीन के अंदर का पानी है ना वो पेड़ के अलग अलग भागों तक पहुंचना, इसी को हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। तो जो पानी है ना वो इसके द्वारा, हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा पेड़ों की जड़ों से पेड़ के अलग अलग भागों में पहुंचता है। तो ये बात हो गई मिट्टी की। अब हम लोग देखते हैं सूर्य का प्रकाश। लिखा है, विकिरण के अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शीतलन द्वारा वन अपनी ऊंचाई, पत्ती क्षेत्र और घनत्व के कारण सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन करते हैं। विकिरण के अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है ना उसका अवशोषण होता है, और वाष्पोत्सर्जन पेड़ों से जो पानी है ना वो रिलीज भी होता है, जिससे टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहता है। इसके द्वारा लिखा है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शीतलन, कि जो पेड़ है ना वो ज़्यादा, जैसे हमारी बॉडी में पानी टेम्परेचर को मेंटेन करता है वैसे ही पेड़ों में जो वाटर है वो पेड़ों का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है। तो पेड़ वाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपिरेशन होगा उसके द्वारा अपना बॉडी को मेंटेन रखते हैं, उसका टेम्परेचर। तो लिखा है, विकिरण के अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शीतलन, मतलब वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शीतलन करते हैं। इसके द्वारा वन अपनी ऊंचाई, पत्ती क्षेत्र और घनत्व के कारण सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन करते हैं। तो ये जो विकिरण का अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन है ना वो पेड़ों की ऊंचाई और उनके पत्ती का क्षेत्रफल और डेंसिटी, इन सब के द्वारा निर्धारित होता है। ये सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन करते हैं, मतलब क्या, माइक्रो लेवल पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना उसमें परिवर्तन वो इसके द्वारा होता है। वो डिपेंड करता है वन में जो पेड़ है उनकी ऊंचाई, पत्ती जो लीव्स हैं उनका एरिया छोटी है कि बड़ी हैं, और उनका डेंसिटी। अब यहाँ पे लिखा है, उदाहरण के लिए एक पर्णपाती वन में प्रकाश सर्दियों के समय फर्श तक पहुँचता है। तो पर्णपाती वन में सर्दियों के समय जो प्रकाश है वो फर्श तक पहुंचता है, लेकिन गर्मियों के समय ऐसा कम होता है जब पत्तियां प्रकाश को जमीन पर पहुंचने से रोकती हैं। तो पर्णपाती वनों में सर्दियों के समय में पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे जो प्रकाश है वो ज़मीन तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मियों के दिनों में पत्तियां बहुत घनी होती हैं, जिससे जो प्रकाश है वो फर्श तक नहीं पहुंच पाता है। अगला पॉइंट लिखा है, इसका प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और अंडर स्टोरी प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। किसका? सूर्य के प्रकाश के पहुंचने और न पहुंचने से। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन तथा अंडर स्टोरी प्रक्रिया का मतलब एक कैनोपी हो गई, उसके नीचे की जो लेयर्स हैं उनको अंडर स्टोरी बोलते हैं। तो उसके नीचे की लेयर्स में जो प्रोसेसेस होती हैं वो प्रभावित होती हैं, किससे? सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करती है। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ना उसमें फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा प्रवेश करती है, और इन जो छोटे छोटे छिद्र हैं ना इनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो अगली लाइन में लिखा है कि स्टोमेटा ऐसे छिद्र होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए खुले और बंद हो सकते हैं। कि जो स्टोमेटा है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण
और जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है मतलब लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा है ना उसके अपने हिसाब से खुलते और बंद होते हैं। ये स्टोमेटा की बात हो रही है। अगला पॉइंट लिखा है जैसे ही प्रकाश कैनोपी से प्रवेश करता है और तो इसकी तीव्रता कम हो जाती है, ऊपर से नीचे जाने पे अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए जो पत्तियां कैनोपी से नीचे स्थित होती हैं कम प्रकाश ग्रहण करती हैं और इस तरह विकसित होती हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा धनात्मक कार्बन बैलेंस बना रहे। मतलब पेड़ों की जो ऊपर की पत्तियां होती हैं और जो कैनोपी फॉर्म करती हैं, और जो नीचे कैनोपी की पत्तियां, नीचे जो पत्तियां होती हैं सेम पेड़ में, वो अलग अलग होती हैं और इस तरह से विकसित होती हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे जो पॉजिटिव कार्बन बैलेंस है वो बनाए रखती हैं। पॉजिटिव कार्बन बैलेंस का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती हैं ना, तो जो कार्बन की मात्रा है ना कैनोपी के लेयर्स में ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, लेकिन और नीचे की जो लेयर्स होती है ना उसमें उतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक वो मतलब कार्बन जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव कार्बन बैलेंस बनाए रखती हैं। अगला पॉइंट लिखा है यह पत्तियों को क्षैतिज रूप से उन्मुख करके उन्हें बड़ा और पतला बनाकर पूरा किया जाता है। जो अब नीचे की जो पत्तियां हैं ना वो क्या करती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं, लिखा है ना क्षैतिज रूप से उन्मुख करके। लेयर्स में नीचे की तरफ आएंगे तो जो पत्तियां हैं ना वो ऊपर की तरफ उठी होती हैं और उनका साइज बड़ा होता है और पतला होता है। इससे जो पॉजिटिव कार्बन बैलेंस है वो बना रहा है। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है ना होने के लिए वहाँ पे प्रकाश कम पहुँच रहा है, तो जो पत्ती का साइज है वो बढ़ जाता है वहाँ नीचे, जो उन्हें पत्ती के आकार के अनुसार अधिक प्रकाश प्राप्त करने में सहायता करता है। वही बात हो गई। संक्षेप में छाया पत्ती के गुणों को प्रदर्शित करती है, मतलब जहाँ पे छाया होगी वहाँ पे पत्ती की प्रॉपर्टीज वो अलग होंगी। अगला पॉइंट है कम प्रकाश के साथ कार्बोक्सिलेशन दक्षता या पत्तियों में कार्बन अपटेक की दक्षता भी कम हो जाती है। वही बात मैंने बोला कि प्रकाश कम पहुँचेगा तो जो कार्बन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ना पत्तियों की वो कम हो जाती है। हालांकि पत्ती का आकार और स्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पत्ती का जो आकार है और वो पत्ती कहाँ पे स्थित है, ये इन दोनों चीज़ों पे जो कार्बन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो काफ़ी निर्भर करती है। अगला पॉइंट है शंकुधारी कैनोपी में प्ररोह संरचना और संकीर्ण पत्ती के आकार के कारण अधिक प्रकाश प्रवेश करता है। शंकुधारी कैनोपी का मतलब ये है जो कैनोपी इस तरह से होती है शंकु के आकार की, जैसे चीड़ के पेड़ में है ना, तो इसमें जो इसी को प्ररोह संरचना बोला जाता है। ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ते हुए ऐसे ऐसे नीचे की तरफ होते हैं ना, और संकीर्ण पत्ती के आकार, जो पत्ती होती है ना वो छोटी होती हैं, इसके कारण इनमें अधिक प्रकाश प्रवेश करता है और कैनोपी में और निचली सतहों में प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है। इस तरह से जो प्रकाश है ना वो नीचे की लेयर तो भी पहुंच जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है आसानी से। तो ये बात हो गई सूर्य के प्रकाश की कंडीशंस और उससे क्या लाभ है। यहाँ पे लाभ भी हम लोग साथ में देख रहे हैं कि वो किस तरह से होता है और वो किस तरह से मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स के होने से वनों को क्या क्या लाभ होता है। और लास्ट में हम रहेंगे हवा और तापमान। सबसे पहले हम लोगों ने देखा वर्षा, उसके बाद देखा मिट्टी, फिर देखा सूर्य का प्रकाश। अब हम लोग हवा और तापमान को एक साथ देखेंगे। हवा गर्मी और द्रव्यमान का पुनर्वितरण करती है। जो एयर या विंड है वो गर्मी और द्रव्यमान का वितरण करती है। लिखा है उसमें कैसे, जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण में अन्य गैसें हैं। कि जो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसें हैं ना वो हवा के द्वारा ही वितरित होते हैं। अगला पॉइंट लिखा है आमतौर पर जंगल की छतरियों में प्रकाश की तरह तनों, शाखाओं और पत्तियों के प्रतिरोध के कारण हवा क्षीण हो जाती है।
इनका कहने का मतलब है कि जो छतरी मतलब कैनोपी की बात हो रही है, तो जंगल की कैनोपी में से पास करने में जैसे प्रकाश होता है वैसे इसलिए लिखा है यहाँ पे प्रकाश की तरह। तो जैसे कैनोपी से जैसे प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी तीव्रता नीचे जाने पे कम हो जाती है, वैसे ही हवा आगे प्रवेश करती है तो उसके वनों तनों मतलब स्टेम, तो स्टेम और ब्रांचेज तथा पत्तियों का जो रेजिस्टेंस होता है हवा के मार्ग में वो अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे हवा की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो पेड़ होते हैं ना वो तूफान के प्रभाव को कम करते हैं, जिससे मिट्टी का कटकटाव होता है वो कम होता है, तीव्रता जो होती है हवा की वो कम हो जाती है। अगला पॉइंट लिखा है विशेष रूप से हवा की गति और पत्ती का साइज, शेप और वितरण CO2 और जल के एक्सचेंज को पत्ती के स्तर पर मतलब स्मॉल स्केल और कैनोपी स्तर पर मतलब लार्ज स्केल पत्तियों और कैनोपी के बाउंड्री लेयर कंडक्टेंस के द्वारा प्रभावित करता है। हाँ, तो इसमें हम लोगों ने ऊपर जो रेजिस्टेंस की बात की तो इसमें और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है उसको। क्या लिखा है कि स्पेसिफिकली बात करें तो हवा की गति, मोशन ऑफ एयर या विंड उसी को बोलते हैं, एयर इन मोशन है ना उसी को विंड बोलते हैं, उसका मोशन और पत्ती का साइज, शेप और वितरण की पत्ती का साइज की छोटी बड़ी है, शेप उसका किस तरह का, डिजाइन किस तरह का, और पत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन पेड़ में किस तरह से है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के जो एक्सचेंज हो रहा है ना उसको पत्ती के स्तर पर, जो पत्ती का स्तर है उसको स्मॉल स्केल बोला गया है और कैनोपी का स्तर जो है उसको लार्ज स्केल बोला गया है। पत्तियों और कैनोपी के बाउंड्री लेयर कंडक्टेंस के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर का एक्सचेंज है वो पत्तियों और कैनोपी के बीच जो बाउंड्री लेयर कंडक्टेंस है उसके द्वारा प्रभावित होता है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये बाउंड्री लेयर कंडक्टेंस क्या होता है। लिखा है पत्ती के स्तर पर बाउंड्री लेयर पत्ती की सतह पर स्थिर वायु की एक पतली परत होती है। बाउंड्री लेयर को पहले बताया गया कि बाउंड्री लेयर क्या होती है, तो पत्ती की सतह पर जो स्टैग्नेंट एयर जो है ना, रुकी हुई वायु है, उसकी एक पतली परत है ना, उसी को बाउंड्री लेयर बोलते हैं। यह जितनी पतली होगी उतना ही कम यह पानी और CO2 के अणुओं की गति में अवरोध उत्पन्न करेगी। इनके कहने का मतलब ये है कि पत्ती के स्तर की बात की जाए तो यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर है ना वो जितनी पतली होगी उतना ही यह पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसके मॉलिक्यूल्स के जो मोशन है ना उसकी गति में कम अवरोध उत्पन्न करेगी। और यदि बाउंड्री लेयर ज़्यादा है, ज़्यादा मोटी है, तो ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगी किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स की मोशन में। अगला पॉइंट है एक दूसरा तरीका जिससे पेड़ पत्तियों की बाउंड्री लेयर को कम कर सकते हैं वह है सकरी पत्तियां जैसे चीड़ या बड़े छेद वाली पत्तियां जैसे ओक। तो बोल रहा है कि बाउंड्री लेयर की थिकनेस यदि कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है ना उसका सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग बाउंड्री लेयर को कम करके, तो बाउंड्री लेयर को कम करने के लिए क्या होता है, सकरी पत्तियाँ जैसे चीड़ में पत्तियाँ हैं वो छोटी होती हैं, यह बड़े छेद वाली ऐसी पत्तियाँ होती हैं जिसमें छेद होते हैं जैसे ओक। ये ओक ना एक पेड़ है, तो इसकी जो पत्तियाँ उसमें छेद होते हैं जिससे कि जो एयर है ना वो पास हो जाती है उससे आराम से। तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस यहाँ पे कम होती है। अगला पॉइंट लिखा है हवा की गति बढ़ने पर बाउंड्री लेयर की मोटाई को कम करके हवा पत्ती के बाउंड्री लेयर कंडक्टेंस को बढ़ाती है। यदि हवा की गति बढ़ती है तो बाउंड्री लेयर की मोटाई अपने आप कम हो जाती है जिससे जो बाउंड्री लेयर कंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कैनोपी की बाउंड्री लेयर एक जंगल में पेड़ों की कैनोपी के शेप, डेंसिटी और एरियल स्पीड पर निर्भर करता है। एरियल स्प्रेड लिखा इस पे
SPREAD। तो जो कैनोपी की बाउंड्री लेयर है, हम उसकी बात अब करेंगे। ये मेजर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो जो कैनोपी की बाउंड्री लेयर है वो एक जंगल में पेड़ों की कैनोपी के शेप, तो कैनोपी का जो शेप है उसकी डेंसिटी किस तरह की है और उसका फैलाव, एरियल फैलाव मतलब हवा की दिशा में फैलाव कितना है, इस पे निर्भर करता है क्या, कैनोपी की बाउंड्री लेयर। अगला पॉइंट लिखा है कैनोपी के यह गुण मिलकर रफनेस पैदा करते हैं। मतलब कैनोपी की जो शेप डेंसिटी है वो मिलके एक रफनेस पैदा करते हैं। और लिखा है क्या, इसमें पोएटी पता नहीं, ये शब्द हमको लगता है कोई दूसरा लिख गया है मेरे से, इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। तो ये लिखा पोएटी टॉप्स के साथ फैली हुई कैनोपी ज़्यादा रफनेस पैदा करती है, जबकि ओक की राउंड टॉप्स और घनी पत्तियां कम रफनेस पैदा करती हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो टॉप्स है ना वो इस तरह का यदि होगा तो ये रफनेस ज़्यादा पैदा करेगा, कैनोपी जो है ना वो इस तरह की होगी। और यदि कैनोपी इस तरह की होगी राउंड शेप में तो वो कम रफनेस पैदा करेगी। अगला पॉइंट है कैनोपी जितना रफ होगी उतना ही ज़्यादा हवा का टर्बुलेंस उत्पन्न करेगी। कैनोपी यदि रफ होगी तो हवा टकराएगी उससे तो ज़्यादा इधर उधर फैलेगी, तो जो टर्बुलेंस है वो ज़्यादा होगा। और पेड़ की पत्तियों के बीच उतने ही ज़्यादा हवा और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पास करेगी। हवा का ज़्यादा टर्बुलेंस होगा तो पेड़ की पत्तियों के बीच से ज़्यादा हवा पास करेगी। हवा पास करेगी मतलब उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, तो हवा के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी तो मूव कर रही है ना। इसलिए शंकुधारी वृक्षों की पत्तियां और कैनोपी बाउंड्री लेयर पतली तथा ओक की पत्तियां और कैनोपी बाउंड्री लेयर मोटी होती है। सीधी सी बात है कि जो शंकुधारी वृक्ष हैं जैसे चीड़, तो उनकी पत्तियां पतली होती हैं तथा बाउंड्री लेयर जो है वो भी, कैनोपी की बाउंड्री लेयर वो भी पतली होती है, जबकि ओक के केस में पत्तियां और कैनोपी बाउंड्री लेयर वो मोटी होती है। अगला पॉइंट है, बस ख़त्म होने वाला है, इसके बाद लास्ट पॉइंट होता है। यहाँ पे बस बाउंड्री लेयर जो फिनोमेना है ना उसी के ऊपर बताया गया है कि ये किस तरह से जो फोटोसिंथेसिस है उस पर हेल्प करती है। लिखा है जब बाउंड्री लेयर पतली होती है तो पत्तियां और उसके आसपास की हवा अधिक युग्मित होती है। जब बाउंड्री लेयर पतली होगी तो जो पत्तियां है ना उसके कांटेक्ट में ज़्यादा एयर आएगी, अर्थात पत्ती की फिजियोलॉजी पर हवा का प्रभाव अधिक पड़ता है। फिजियोलॉजी मतलब शरीर रचना विज्ञान ऐसे होता है, शरीर क्रिया विज्ञान। तो जो पत्ती की जो फिजियोलॉजी है ना उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा जब हवा और पत्ती के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। और जब बाउंड्री लेयर मोटी होती है तो पत्तियों और आसपास की हवा अलग हो जाती है, अर्थात पत्ती की फिजियोलॉजी पर हवा का प्रभाव कम पड़ता है। अगला पॉइंट है पत्ती की फिजियोलॉजी पर बाउंड्री लेयर का प्रभाव वाष्प दाब प्रवणता से जुड़ा है। कि जो पत्ती की फिजियोलॉजी पर बाउंड्री लेयर का जो इफेक्ट पड़ता है वो वाष्प दाब प्रवणता पे डिपेंड करता है। और आगे वाष्प दाब प्रवणता को बताया गया जो पत्ती के अंदर और पत्ती के हवा के बीच जल वाष्प की सांद्रता का अंतर है। मतलब जो वाष्प दाब प्रवणता है वो क्या है, पत्ती के जो अंदर वाटर वेपर है उसका कंसंट्रेशन कितना है और जो हवा फ्लो हो रही है उसके अंदर वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है, इनके दोनों के वाटर वेपर कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है वही वाष्प दाब प्रवणता है। लास्ट पॉइंट है एक मोटी बाउंड्री लेयर जल वाष्प संचलन के प्रतिरोध को बढ़ाकर वाष्प दाब प्रवणता को कम करती है। मतलब बाउंड्री लेयर यदि मोटी होगी तो जल वाष्प का जो संचलन है वो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, तो जो वाष्प दाब प्रवणता है वो कम हो जाएगी। मतलब पत्ती के अंदर जो वाटर है वेपर है और जो हवा में है उसके बीच का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा।
प्रवणता कम तो ये कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो कम। पत्ती से कम जल वाष्प की गति का अर्थ है कम वाष्पीकरण शीतलन। अब पत्ती से इस वजह से दोनों के बीच में जो वाटर वेपर का जो डेंसिटी है वो अंतर कम है, तो जो पत्ती से वाष्पीकरण है वो कम हो पाएगा। तो वाष्पीकरण से जो पत्तियां ना अपने आप का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, तो वो लिखा है कम वाष्पीकरण शीतलन। वाष्पीकरण से शीतलता मिलती है ना, तो जो वाष्पीकरण शीतलन है वो कम हो जाएगा, जिससे पत्तियां गर्म हो जाती हैं। यदि पत्तियां गर्म हो जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया टूट जाती है और पेड़ को नुकसान होता है। तो यदि ट्रांसपीरेशन पत्तियों से कम होगा तो पत्तियों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो ब्रेक हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ब्रेक हो जाएगी तो पेड़ों को इससे काफ़ी नुकसान होगा। वैसे आप लोगों को एक बार में उतना समझ में आया नहीं होगा, तो आप इसको कई बार में देखेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, कुछ स्पेसिफिक इसमें टर्म्स यूज हुए हैं वो आप समझ लेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।